बीसीसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय का पार्ट 1 वीडियो पिछले में अपलोड कर दिया था पिछले दिन। आज हम आप लोग के सामने नेशनल इनकम का पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या है, उससे हमारा कुछ फैक्चुअल नॉलेज हमने बताया। उसके बाद हमने उस पर संबंधित अवधारणाएँ में पहला बताए थे, आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा बताए थे। पहला बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस, और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये दोनों को हम समझा दिए थे। सकल घरेलू उत्पाद में बताए थे निवासी गैर निवासी दोनों के इनकम को लेते हैं, लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम केवल निवासी को लेते हैं। और फिर फॉर्मूला भी बताए थे, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा दिए थे, वहाँ पर कंडीशन वगैरह भी देखे थे। आज हम लोग को जानना है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये दोनों के बारे में। और फिर हम लोग आएंगे साधन लागत पर, आपका ये 4 प्रकार, तो 4 इधर और 4 इधर, मार्केट प्राइस पर 4 और फैक्टर कॉस्ट पर 4, है ना। देखिए लिखा हुआ है पार्ट 2 वीडियो आज है। बाजार तीसरा नंबर 2 तो हो गया था। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, मतलब मार्केट प्राइस। क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है ना। एक एग्जाम्पल बताते हैं, समझ आइएगा। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक के साधनों के मूल्यों में कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि हम बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी एमपी में से मूल्यह्रास को क्या कर दे, घटा दे, तो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस एनडीपी प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि एनडीपी एमपी बराबर जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास। कहने का अर्थ क्या हुआ, समझिएगा। मान लिया जाए आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो उसके उत्पादन प्रक्रिया में हो सकता है परिवहन में खर्च हो रहा होगा, लेबर में खर्च हो रहा होगा, या उसके साधनों में उसके प्रयोग में जो भी हमारा खर्च हुआ, ठीक है। तो उस खर्च करने से क्या हो गया, खर्च किया जाता है, तो उसके दौरान उत्पादक के साधन उससे क्या हो जाता है, उसके मूल्यों में कमी हो जाती है। वही मूल्य की कमी क्या कहलाता है, मूल्य ह्रास। तो ये कह रहा है कि यदि आप बाजार कीमत पर क्या निकालना है, देखिए तो ट्रिक है इसका। बाजार कीमत पर क्या निकालना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आएगा तो इसका मतलब है कि शुद्ध रूप से उसका इनकम लीजिए, अर्थात उसमें जो हमारा बीच में प्रयोग करने में जो भी हमारा मूल्य में कमी हुआ वो सबको हटा दीजिए, है ना। तो कहने का चूंकि जीडीपी हम लोग निकालते थे तो उसमें क्या होता था कि मूल्य में कितना कमी हुआ नहीं हुआ सब कुछ को देख करके काम करते थे। लेकिन ये कहता है शुद्ध घरेलू उत्पाद कि शुद्ध घरेलू उत्पाद यदि निकालना है तो आप क्या करिए कि सकल घरेलू उत्पाद में क्या करिए, मूल्य ह्रास को घटा दीजिए। मूल्य ह्रास को इसलिए घटाइए क्योंकि आपको शुद्ध रूप से निकालना है, बस सीधी सी बात है। वही सर, यदि हमको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना रहे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा दीजिए। तो यदि आप शुद्ध वाला निकालना है तो उसमें मूल्य ह्रास को घटाना पड़ेगा। तो रिलेशन याद रखिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यदि करना है तो आपको उसमें कितना मूल्य में कमी हुआ वो घटा देना पड़ेगा। मूल्य में कमी क्या होता है, तो वही हमारा जो उत्पादन के साधनों में जो हमारा उत्पादन के साधनों का जो प्रयोग किया जाता है इससे हमारा उसमें जो मूल्य में कमी होती है वही कहा जाता है क्या, मूल्य ह्रास। तो याद रखिएगा, सकल बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का परिभाषा क्या हुआ, जब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में, इधर शुद्ध निकालना है, जब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में यदि आप मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमको बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। अर्थात एनडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस क्या होता है, मूल्य ह्रास। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। अब हम लोग को जानना है, ये तो 3 नंबर था, क्या पहला क्या था, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा था बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और तीसरा भी हमने पढ़ा है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो चौथा पढ़ेंगे क्या, बताइए आप लोग। चौथा हम लोग देखेंगे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसी को कहेंगे
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP-MP, है ना। तो ये भी वही बात है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, तो जैसे वहाँ क्या था, NDP बराबर GDP माइनस मूल्यह्रास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NNP-MP बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, GNP ना, GNP-MP माइनस क्या, मूल्यह्रास। राइट फार्मूला। इस सब का लास्ट में एक हम रिलेशन बता देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। तो क्या हो गया यदि हम कहेंगे इसका परिभाषा तो लिखेंगे, जब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अर्थात शुद्ध वाला में मूल्यह्रास को घटाना होता है, यदि राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय वाला में, घरेलू है तो घरेलू वाला में। अब एक इससे नोट निकलता है कि ये जो हमारा NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा किया गया है। इधर फैक्टर कॉस्ट को लाया गया, पहले बाजार कीमत पर ही करते थे, ठीक है। याद रखिएगा, NNP किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा है। क्यों, यदि आपसे पूछे क्यों, तो चूंकि देखिए मात्रा गुणवत्ता तो वही दे दिया था ना, राष्ट्रीय। अब ये मात्रा गुणवत्ता तो दे दिया, साथ ही साथ ये हमारा शुद्ध वाला क्या इंडिकेट कर दिया, मूल्यह्रास का, है ना। तो लिखेंगे क्योंकि यह उसकी मात्रा, गुणवत्ता, और अभी आपने क्या पढ़ा, मूल्यह्रास, है ना, और बाह्य शक्ति को स्पष्ट करता है, बाह्य शक्ति को स्पष्ट करता है। तो ये हमारा था क्या, NNP मार्केट प्राइस। शुरू से आ जाते हैं, देखिए, GDP मार्केट प्राइस, GNP मार्केट प्राइस, NDP मार्केट प्राइस, NNP मार्केट प्राइस हो गया। तो यदि शुद्ध निकालना है तो उसके जी वाले में मूल्यह्रास को घटा दीजिए, NDP निकालना है तो GDP वाले मूल्यह्रास को घटाइए, NNP निकालना है तो GNP वाले मूल्यह्रास को घटा दीजिए। तो ये था हमारा क्या, आपको अवधारणा किस पर, तो कौन सा कीमत पर था, तो ये था बाजार कीमत पर। चलिए, ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम लोग देखेंगे 4 अवधारणा इधर हुआ, 4 अवधारणा और पढ़ेंगे जो कि बहुत कम बुक में ही रहती है, लेकिन पढ़ना पड़ता है क्योंकि नेशनल इनकम अब उसी से निकलता है, ठीक है। 5वां, साधन लागत। वहां पर कौन सा लागत पढ़ रहे थे, साधन लागत या कीमत, जो कहिए, कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत, है ना, पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं GNP-FC। FC क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसलिए कहते हैं चूंकि इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, FC, है ना, FC, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी उत्पादक के उत्पादन में, किसी, पहले परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, किसी उत्पाद के उत्पादन में, यहाँ हम लोग साधन लागत पहले पढ़ लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट। किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को कारकों के लिए, पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है।
कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे कारक लागत या साधन लागत कहते हैं। तो सर इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? साधन लागत के अंतर्गत हम उत्पाद के साधनों मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी को प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित करते हैं। देखिए क्या है, जब किसी उत्पाद की, आप मान लिया ये जूट का उत्पाद करते हैं, उसके उत्पादन में, जूट के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को, आप उत्पादन कर रहे हैं तो आप उत्पादनकर्ता हो गए, ये तीनों वर्ड समझ रहे ना। उत्पाद वस्तु होगा, उत्पादन क्या प्रोडक्शन आपका हुआ, उत्पादन करता हुआ व्यक्ति होगा, ठीक है। उत्पादनकर्ता को कारकों मतलब उसका फैक्टर, मतलब उसमें कौन कौन चीज़ आ जाएगा। जैसे ये कारक में क्या क्या आएगा, भूमि आएगा, पूंजी आएगा, श्रम आएगा, उद्यमी आएगा। कारकों के लिए जितना आप पेमेंट करते हैं, जितना भुगतान करते हैं, उसे ही कारक लागत या साधन लागत कहते हैं, ठीक है। तो सर साधन लागत के अंतर्गत कौन कौन से कारक आएंगे, बहुत बार प्रश्न पूछेगा भी। तो साधन लागत के अंतर्गत हम उत्पाद के साधनों, क्या क्या कौन कौन कारक, भूमि, जैसे आप मान लिया ये चीनी का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, है ना, तो चीनी का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो भूमि होगा, फिर आप जमीन तो लीजिएगा ना, फिर उसके लिए पूंजी होगा ना, लगाना पड़ेगा, फिर मजदूर भी होगा ना, उद्यमी होगा ना। तो भूमि के लिए, पूंजी के लिए, श्रम, ये उद्यमी, ये सब कहलाएगा क्या, कारक। तो इन सब के लिए जो हम आप उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, या जो उसको प्राप्त होने वाला आय है, वही कहलाता है क्या, साधन लागत। अब तो समझ गए, ठीक है। तो साधन लागत, तो साधन लागत, अब ये सब देखिए क्यों पढ़ना पड़ रहा है, मार्केट प्राइस पर आप कोई चीज़ यदि प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो मार्केट प्राइस पर हुआ, तो अब आप ये साधन लागत को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप किसी चीज़ को बैठाए हैं तो क्या उसमें भूमि में खर्च हुआ, पूंजी में खर्च हुआ, तब ना जा करके सबको देख करके आप जो है कि क्या बैठाइएगा, मार्केट प्राइस बैठाइएगा। तो साधन लागत क्या हो गया कि जब भी किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को कारकों के लिए जितना पेमेंट करना पड़ता है उसे ही साधन लागत कहते हैं। साधन लागत किस पर दिया जाता है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी को प्राप्त होने वाला जो है वही क्या कहलाएगा, साधन लागत। सर हम ये समझ गए, अच्छी बात है। तो अब इस पर जीडीपी क्या होगा, तो क्या होगा, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। देखिए हम लिखा देते हैं परिभाषा बहुत अच्छा से, उसको आप समझिए भी अच्छा से, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आप ले रहे थे, तो उस समय चूंकि आप साधन लागत पढ़े तो साधन लागत को भी ऐड किया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में साधन लागत को भी उसमें देखा जाता है, ठीक है। तो साधन लागत है ना, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, अब प्लस क्या, तो प्लस हम लोग जानेंगे आपको उसमें कुछ टैक्स भी देना होता है, अप्रत्यक्ष कर टैक्स, और उसमें हम सब्सिडी को घटा देते हैं। सर सब्सिडी का एक क्लास लेंगे। सब्सिडी मतलब होता है आर्थिक सहायता। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि आपको जीडीपी प्राप्त करना है फैक्टर कॉस्ट की सहायता से, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस यदि प्राप्त करना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की सहायता से, हमें लगता है कि ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आगे बताते, अभी नहीं, रहने देते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है, जीएनपी। हाँ, तो जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद के लिए क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय उत्पाद के लिए हमको एक चीज़ पढ़ना पड़ता है, निवल अप्रत्यक्ष कर। ये क्या चीज़ है सर, तो आइए हम कुछ पॉइंट और बना लेते हैं। ये सब परिभाषा आने के लिए हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है,
जब कोई गवर्नमेंट किसी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो उससे वस्तुओं की बाजार कीमत बढ़ेगी घटेगी? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जब सरकार किसी वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर, मान लो टैक्स यदि लगा दिया, कि जैसे मान लिया जाए अभी आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, या क्या कहता है महंगा चीज़ आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, उस पर आप देखते होंगे कि नेशनल इनकम जो हमेशा जो बजट निकलता है उस पर टैक्स लगाता है ना, जीडीपी टैक्स लगाता है। तो टैक्स यदि लगाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? बाजार कीमत उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। लेकिन यदि उस पर हमको सब्सिडी दे दीजिएगा, जैसे अभी गैस का सब्सिडी आ रहा है, तो सब्सिडी देने से, उसकी आर्थिक सहायता देने से उसके दाम घट जाते। तो यही चीज़ हम अभी समझा रहे हैं, इसी को लिख देते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। जब सरकार वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो इससे वस्तुओं की मार्केट प्राइस, बाजार कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एवं जब सरकार वस्तुओं पर आर्थिक सहायता यदि देगा, आर्थिक सहायता को सब्सिडी भी कहते हैं, आर्थिक सहायता देती है तो इससे वस्तुओं की मार्केट प्राइस लिखें, ठीक है, कम हो जाती है या घट जाती है? जो लिखिए, घट जाती है, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि उस पर कर लगाएगा तो बढ़ेगा, और यदि आपका आर्थिक सहायता लगाएगा तो घटेगा। सरकार जब वस्तु पर लगाएगा तो। सर क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साधन लागत पर जो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाने पर प्राप्त होता है। तो सर निवल अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो निवल अप्रत्यक्ष कर होता है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का अंतर, इसलिए हमने ये बताया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसलिए नोटिस कीजिए। अब इससे देखिए मेरा परिभाषा निकल गया। क्या निकला? स्क्रीनशॉट किए? हो गया सर। देखिए तोड़ करके पढ़िए, उसके बाद लास्ट में रिवीजन कीजिए ना, मजा आ जाएगा। तो फाइनली हमारा परिभाषा क्या निकला देखिएगा। साधन लागत पर जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर प्राप्त किया जाता है। देखिए साधन लागत पर यदि जीएनपी प्राप्त करना है तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटा दीजिए? निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए, तब हमारा क्या प्राप्त होगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो फॉर्मूला हो गया जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस क्या हो गया? निवल अप्रत्यक्ष कर। तो सर निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? वेयर निवल, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है, अप्रत्यक्ष कर में आप सब्सिडी को घटा दीजिए। निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। यदि हम यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा?
जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपीएमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, यही ना होगा जी? हाँ सर यही होगा। ठीक है, तो अर्थात इसका हम यदि एक और फॉर्मूला निकाल दें, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा, ये मान यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर्थिक सहायता। सब देखिए, है ना? आज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो आइए फिर से शुरू से आइए। अब साधन लागत क्या होता है? जब किसी वस्तु के उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को कारकों लागत पर जितना पेमेंट करना पड़ता है वही कहलाता है साधन लागत। इसके साधन लागत में कारक में कौन कौन आ जाएगा, भूमि, पूंजी, उद्यमी, इस सब में जो हमारा इस श्रम में जो पैसा लगाते, जो इनकम लगाते, वही कहलाता है कारक लागत। तो क्या आया आपका इसमें, तो इसमें ये आया, इसमें दो चीज़ें हमको पहले समझना पड़ेगा, क्या आर्थिक सहायता और क्या अप्रत्यक्ष कर। तो याद रखिए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बाजार कीमत पर, ये बता रहे हैं। तो जब सरकार किसी वस्तु पर यदि आपको अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो उससे बाजार कीमतें बढ़ जाती है, यदि आर्थिक सहायता देती है तो बाजार कीमतें घट जाती है। तो कॉन्सेप्ट तो समझ गए। तो क्या आया, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि इसको निकालना है तो आप क्या करिए कि बाजार मूल्य पर साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यदि आपको निकालना है तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए। तो सर निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो यदि हम इसका मान यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा सूत्र सर, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपीएमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। तो ये आप सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है सर, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, ठीक है सर, 5 नंबर था। मतलब साधन लागत यदि हम पढ़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग को ये निवल अप्रत्यक्ष कर घटा देना है ना? ठीक है, जो पूछेगा जीएनपी है तो जीएनपी, जीडीपी है तो जीडीपी। तो सर उसी तरह 6ठा नंबर क्या हो जाएगा, तो 6 नंबर हो जाएगा साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय पढ़े थे ना, वहाँ पर घरेलू उत्पाद पढ़ते हैं, घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना? देखिए परिभाषा वगैरह अब लिख नहीं रहे, सब चीज़ वही चीज़ चलेगा, बस फॉर्मूला आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस में आप क्या कर दीजिए, निवल, अब आप समझ रहे होंगे, आप प्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए। ठीक है, फिर वही बात, क्या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस, निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या बताए थे, तो निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या बताए थे, अभी बताए थे ना, क्या अप्रत्यक्ष कर माइनस क्या बताए थे, आर्थिक सहायता। तो ये मान यहाँ रख दीजिए, है ना? तो क्या हो जाएगा, माइनस अभी जस्ट बताए थे अप्रत्यक्ष कर, अब प्लस क्या हो जाएगा, आर्थिक सहायता। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र किसका, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का। सिंपल है, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, जैसे आप हर एक चीज़ को समझ लीजिए। जैसे हम लोग को शुद्ध निकालना था तो मूल ह्रास को घटाते थे ना बाबू, तो साधन लागत पर यदि निकालना है तो निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, जीडीपी खोज रहा है तो जीडीपी मार्केट प्राइस में घटाएंगे, और जीएनपी खोजेगा तो जीएनपी के मार्केट प्राइस में घटाएंगे। तो ये तो हमने समझ गया सर। चलिए, अनिवल अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अच्छा, जब सरकार किसी वस्तु पर यदि अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो कीमत बढ़ जाती है,
और यदि आर्थिक सहायता देती है तो कीमत घट जाती है। ठीक है, तो सर 7 नंबर में क्या होगा? तो 7 नंबर में होगा, अब देखिए एकदम आराम से होते जाएगा। साधन लागत पर क्या था वहां? सकल न था, सकल खत्म, अब शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसी को क्या कहेंगे? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या होगा सर? कुछ नहीं, वही चीज फॉर्मूला चलेगा। क्या चलेगा सर? तो NDP फैक्टर कॉस्ट बराबर NDP का क्या चलेगा? बोलिए, मार्केट प्राइस में क्या घटा देंगे? निबल अप्रत्यक्ष कर। अब उसी को हम लिख देते हैं, NDP फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा? NDP मार्केट प्राइस माइनस, अभी बताए थे, अप्रत्यक्ष कर। अब प्लस क्या हो जाएगा? आर्थिक सहायता। सिंपल है ना? बस इधर फैक्टर प्राइस उसी का मार्केट प्राइस, निबल अप्रत्यक्ष को घटा देना है। तो सर ये साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया। ना? हो गया सर। चलिए देखिए, अब सिंपल बोले ना, एक कॉन्सेप्ट समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्या? 8 नंबर पर, साधन लागत पर, लास्ट होगा ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को कहेंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट। कुछ नहीं है, सेम एकदम चलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर NNP मार्केट प्राइस में आप क्या कीजिए? निबल अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए। निबल अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए। इसी से एक और फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? NNP फैक्टर कॉस्ट बराबर NNP मार्केट प्राइस माइनस क्या? अप्रत्यक्ष कर। अब प्लस क्या? तो प्लस होगा आर्थिक सहायता। तो इस तरह राष्ट्रीय आय से प्रमुख संबंधित अवधारणाएं समाप्त होता है। याद रखिएगा, भारत में कारक लागत पर या साधन लागत पर ही हमारा जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यही कहलाता है राष्ट्रीय आय। यहाँ से ही हम लोग को नेशनल इनकम का परिभाषा निकलता है। इसको जल्दी लिखिए। ठीक है, इसको जल्दी कीजिए। सभी फॉर्मूला को एक जगह हम फिर आपको बता देंगे, है ना? हाँ सर, हो जाएगा सर। हो गया? हो गया सर। तो ये हम लोग का आज लंबा टॉपिक क्लियर हो गया। क्या कि क्या होता है राष्ट्रीय आय से प्रमुख संबंधित अवधारणा? 8 हो गया, है ना? क्या क्या हुआ सर? बाजार कीमत पर हो गया, एक सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 4 कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर अब हो गया, है ना? तो सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो यही जो हमारा अंत में जो निकला वही कहलाता है क्या? राष्ट्रीय आय। तो ये तो हम पढ़ लिए सर। इसके बाद हम लोग को अब पढ़ना है, आज हम बता देते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम अगला पार्ट 3rd वीडियो और अच्छा, और मतलब कि इससे भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इससे हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, बेसिक पकड़ना ज़रूरी है। एक टॉपिक है सर, विदेशों द्वारा प्राप्त निबल आय, है ना? ये हम बताए थे इसे, लेकिन बता देते हैं। एक चीज़ बताए थे ना सर, x माइनस क्या बताए थे? m, कुछ याद आ रहा होगा आपको? x होता है भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और m होता है विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। बताए थे कि ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, तो GDP और GNP आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। कब होता है? बंद अर्थव्यवस्था में। तो यही हमारा जो आय जो घटता है दोनों का, वही कहलाता है विदेशियों द्वारा प्राप्त निबल आय। तो एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं। विदेशों द्वारा
प्राप्त निवल आय बराबर क्या होता है, तो लिख देते हैं भारतीय नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय या विदेशों में प्राप्त आय, जो लिखिए विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। ये पहले हम बता चुके थे, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं x माइनस क्या m, है ना, सिंपल है। चलिए इस पर ज़्यादा फोकस क्या है, तो सिंपल है, बता ही दिए कि भारत का यदि कोई व्यक्ति हो विदेश में यदि हमारा इनकम कर रहा है और विदेशी वाला यदि भारत में इनकम कर रहा है, तो दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं, कौन सा आय, विदेशियों द्वारा निवल आय, विदेशियों द्वारा प्राप्त निवल आय। ठीक है, ये हम बताए थे। जीएनपी प्राप्त करने के लिए जीडीपी में इसको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। कब बराबर होता है, जब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए ये तो हम समझ गए सर, एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने सोचा क्लियर ही कर देते हैं। अब हम लोग का एक टॉपिक आएगा, वो क्या है वो हम समझा देते हैं, मतलब पार्ट 3 में वो चला जाएगा। टॉपिक का नाम है भारत के सामान्य निवासी कौन होंगे और गैर सामान्य निवासी कौन होंगे। सामान्य निवासी और गैर निवासी, इस दोनों का कॉन्सेप्ट करना क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि आपको याद होगा जब हम जीडीपी का बता रहे थे, जीएनपी में अंतर यही था, निवासी और गैर निवासी। हम किसको मानेंगे निवासी और किसको मानेंगे गैर निवासी, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। खासकर नेशनल इनकम ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमको समझना पड़ेगा कि किसके इनकम को हम जोड़ें, किसके इनकम को हम नहीं जोड़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सामान्य निवासी कौन होगा और भारत के गैर निवासी कौन होंगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको अगला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।